आजकल मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है ना, इसने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा और सच कहे तो एक बहुत संजीदा सवाल खड़ा कर दिया है। एक ऐसा डर जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और वो सवाल ये है कि क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखें, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो कशीदगी है, उसे देखकर हर किसी के जहन में यही खौफ है कि भाई कहीं ये जो एक इलाके की लड़ाई है, ये एक आलमी जंग में तो नहीं बदल जाएगी। क्या हम सच में एक और वर्ल्ड वॉर के दहाने पर हैं? लेकिन इस खतरे का ठीक से तज्जिया करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये आलमी जंग होती क्या है। चलें देखते हैं कि माहिरीन इसकी क्या तारीफ करते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर जो मायोलो इसकी एक बहुत साफ और सीधी सी तारीफ बताते हैं। वो कहते हैं आलमी जंग वो होती है जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें यानी ग्लोबल पावर्स शामिल हों। ये किसी एक खित्ते की लड़ाई से बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है। सोचिए, पहली और दूसरी आलमी जंग में यूरोप की सल्तनतों से लेकर अमेरिका, चीन, जापान तक सब शामिल थे। अब मुस्तकबिल को समझने के लिए ना अक्सर हमें माजी में झांकना पड़ता है, और पहली आलमी जंग की शुरुआत हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये बताती है कि कैसे छोटे छोटे वाक़यात भी एक आलमी तबाही का बायस बन सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मार्गरेट मैकमिलन एक बहुत अहम बात कहती हैं। वो समझाती हैं कि बड़ी जंगें हमेशा किसी ग्रैंड प्लान के तहत शुरू नहीं होती। नहीं, अक्सर वो गलतफहमियों, हादसों और अपने दुश्मन की नीयत को गलत समझने की वजह से शुरू होती हैं। 1914 की मिसाल देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आर्च ड्यूक फर्डिनैंड का कत्ल हुआ और बस इस एक वाक़ये ने जैसे डोमिनोज गिरा दिए। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो फिर किसी से रुका ही नहीं। सिर्फ चंद हफ्तों में एक के बाद एक मुल्क जंग में कूदता गया और देखते ही देखते पूरा यूरोप एक खौफनाक जंग की आग में जल रहा था। तो सवाल यह है कि क्या तारीख खुद को दोहरा सकती है? क्या 1914 की तरह आज भी कोई एक गलती, कोई एक गलत अंदाज़ा हमें एक आलमी जंग की तरफ धकेल सकता है? चलें अब इन दलाइल पर नज़र डालते हैं जो बताते हैं कि ये तनाज़ा कैसे फैल सकता है। प्रोफेसर मैकमिलन कहती हैं कि इसके कई रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये कि ईरान या उसके तहादी कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे कशीदगी काबू से बाहर हो जाए। लेकिन एक इससे भी बड़ा खतरा है, वो ये कि जब मगरिब की सारी तवज्जो मशरिक़ वस्ता पर हो तो दूसरी बड़ी ताकतें उसे एक मौके के तौर पर देखें। क्या चीन सोचेगा कि ताइवान पर एक्शन लेने का यही सही वक्त है, या रूस यूक्रेन में अपनी कार्रवाइयों को और तेज कर देगा? यानी एक जगह की आग दूसरी जगह भी फैल सकती है। लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है। कुछ बहुत मजबूत दलाइल ये भी हैं कि ये तनाज़ा शायद सिर्फ इलाकाई ही रहेगा और तीसरी आलमी जंग में नहीं बदलेगा। और यहीं पर यह बहस बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है प्रोफेसर मैकमिलन जो कहती हैं कि जंग फैलने का खतरा हकीकी है, और दूसरी तरफ है प्रोफेसर मायोलो जिनका मानना है कि बड़ी ताकतों के अपने मफादात ही इस जंग को एक हद में रखेंगे। प्रोफेसर मायोलो के तज्जिए का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो ये है कि चीन और रूस जैसी आलमी ताकतें इसमें सीधा सीधा कूदने से बचेंगी। इनके मुताबिक उनके पास ऐसा ना करने की बड़ी ठोस स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं। प्रोफेसर मायोलो के मुताबिक चीन के लिए ये ज़्यादा फायदे की बात है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा रहे। उनकी हिकमत अमली बहुत सादा हो सकती है कि जब आपका हरीफ कोई स्ट्रैटेजिक गलती कर रहा हो तो उसे रोको मत, बल्कि उसे करते रहने दो। इस बड़े फायदे के सामने तेल की कीमतों का ऊपर नीचे होना एक छोटी सी कीमत है जो वो अदा करने को तैयार होंगे। अच्छा, अब ज़रा जोग्राफियाई सियासत और स्ट्रैटेजी से हटकर एक और चीज़ पर बात करते हैं। एक ऐसा फैक्टर जो जंगों का रुख तय करता है, और वो है इंसानी अंसर, यानी लीडर्स के ज़ाती फैसले और उनके दरमियान सफारतकारी का किरदार। प्रोफेसर मैकमिलन हमें याद दिलाती हैं कि जंगें सिर्फ कैलकुलेशंस का नतीजा नहीं होती। अक्सर उनके पीछे लीडर्स की अना, उनकी इज्जत का सवाल या अपने दुश्मन का खौफ होता है। जैसे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर हमला करने का फैसला, जिसे बहुत से लोग एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती मानते हैं। और इस अना की कीमत बहुत भारी होती है। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन में रूसी फौजियों की हलाकतों का अंदाज़ा 1,25,000 से भी ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, और ये दिखाती है कि जब लीडर अपनी नाकामी मानने से इनकार कर देते हैं तो इसका इंसानी नुकसान कितना ज़्यादा होता है। तो फिर इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? दोनों माहिरीन एक बात पर मुत्तफिक हैं, और वो है सिफारतकारी यानी डिप्लोमेसी। पहला कदम, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। दूसरा, ये मानना कि जंग से अब मजीद कुछ हासिल नहीं होगा। और तीसरा, किसी पायदार हल के लिए मुज़ाकरात करना, चाहे किसी तीसरे फरीक की मदद से ही क्यों ना हो। आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। जैसा कि फ्रांस के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जस क्लेमेंसो ने कहा था,
और प्रोफेसर मैकमिलन भी इस बात का हवाला देती हैं, अमन कायम करना जंग छेड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। सच ही तो है, जंग शुरू करने के लिए शायद एक फैसला ही काफी हो, लेकिन अमन के लिए हिम्मत, समझौता और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और ये बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर अमन कायम करना वाकई जंग करने से ज्यादा मुश्किल है, तो आज की दुनिया में हकीकी लीडरशिप का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ताकत दिखाना है, या फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अमन का रास्ता तलाश करने की हिम्मत का नाम लीडरशिप है?